मैं डॉक्टर आर डी मौर्य अपने चैनल इकोनॉमिक्स अर्थ पर आज हम कोर्नो मॉडल की चित्रीय व्याख्या करेंगे। कोर्नो मॉडल में जो इक्विलिब्रियम निर्धारित होती है और जिसमें उत्पादक अपने उत्पादन और मूल्य का निर्धारण करते हैं इस प्रकार कि उनके लाभ अधिकतम हों और ये लाभ अधिकतमीकरण को वो अपने उत्पादन में समायोजन के माध्यम से करते हैं। आपको ध्यान दिला दें कि इस वीडियो के पहले कोर्नो मॉडल पर एक वीडियो हमने और बनाया है जिसमें कोर्नो मॉडल की विस्तृत व्याख्या की गई है। और क्योंकि मॉडल को अगर सरल रूप में समझाना है तो उसकी व्याख्या में समय लगता है, इस नाते पूरा जो वीडियो या जो पूरी विषय वस्तु है वो उसमें आ नहीं पाई थी, इसलिए हमें उसका दूसरा हिस्सा जिसे आज इस वीडियो को हम कोर्नो मॉडल पार्ट 2 कह रहे हैं, इसके पहले वाले पार्ट को पहले आप पढ़ लेंगे तब ये समझ में आएगा। इस नाते आपसे अनुरोध है कि पहले पार्ट 1 पढ़ लें फिर पार्ट 2 पढ़ेंगे। एक बात और बता दें कि क्योंकि कोर्नो मॉडल ओलिगोपोली और डुओपोली का सबसे प्रारंभिक मॉडल है और सारे मॉडल आगे के इसी पर केंद्रित हैं, आधारित हैं, और इस मॉडल को जब तक बहुत अच्छी तरह से आप समझ नहीं पाएंगे तो आगे के मॉडल्स समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। और मुझे विश्वास है कि अगर आप दोनों वीडियो पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आगे के सभी मॉडल आपको समझ में आएंगे। वीडियो देखते समय ये ध्यान रखिए कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ज़रूर जाइए, क्योंकि जो भी कठिन चीज़ें होती हैं मैं वहाँ उसको लिख कर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पार्ट 1 का जो कोर्नो मॉडल वाला वीडियो है उस वीडियो में पूरी व्याख्या मैंने लिख दी है डिस्क्रिप्शन में, और जिसको पढ़ने के बाद आपको भली भांति समझ में आ जाएगा और उसका उल्लेख यहाँ भी मैं करूँगा। और इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि पहले आप उसे पढ़ लेंगे, उसके बाद ये हिस्से को पढ़ेंगे। हम लोग देख चुके हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि कोर्नो मॉडल में दो उत्पादकों को माना गया है कि वो उत्पादन कर रहे हैं। इस नाते हम लोग कहते हैं ये डुओपोली मॉडल है द्वयाधिकार का, लेकिन ऐसा सरलता के लिए किया गया है। ये मॉडल 2 से अधिक अगर उत्पादक या विक्रेता हो जाएंगे तब भी ज्यों का त्यों वैसे ही लागू होगा और आगे के वीडियोज में ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इस नाते ये अल्पाधिकार का मॉडल है, द्वयाधिकार का मॉडल है, क्योंकि द्वयाधिकार भी अल्पाधिकार का एक रूप है। इसलिए हम इसको, क्योंकि प्रारंभिक मॉडल था और 2 उत्पादक थे, इस नाते इस मॉडल को द्वयाधिकार से संबंधित किया गया। वास्तव में अल्पाधिकार का मॉडल है और 2 से अधिक विक्रेताओं पर भी वैसे ही लागू होगा जैसे 2 पे लागू होता है। मान्यताएं सरलता के लिए जो मानी गई थी वो ये कि मांग वक्र, जो बाजार का मांग वक्र है, वो रेखीय है, लीनियर है, सरल रेखा के रूप में है। और दूसरा ये माना गया था कि लागत शून्य है और इस नाते सीमांत लागत भी शून्य है, और ऐसा सरलता की दृष्टि से ही माना गया था। पहले वाले वीडियो में हमने मिनरल वाटर के उदाहरण के माध्यम से हमने देखने का प्रयास किया है कि अगर हम जल को प्राकृतिक उपहार के रूप में स्वीकार कर ले तो वास्तव में वो उसकी लागत शून्य है, और इस दृष्टि से उसी तरह के उदाहरण भी कोर्नो ने दिए थे। और पूरी मांग को, जो बाजार की मांग को है, उनको यही दोनों विक्रेता जो पूरी करते हैं अपने अपनी स्थितियों के अनुरूप। कुल मांग का कितना कितना हिस्सा ये उत्पादित करेंगे, ये वो अपनी स्थितियों को देखते हुए अपने लाभ को अधिकतम करने की दृष्टि से
करेंगे। यहाँ हमने ये भी देखा है कि एक उत्पादक बाजार मांग का जितना हिस्सा उत्पादित कर देता है, जो शेष हिस्सा बचता है दूसरा उत्पादक उसी हिस्से के उत्पादन के लिए या मांग वक्र का जो शीर्ष भाग है उस भाग पर काम करता है, वो उसका मांग वक्र है जो शेष रहता है। और वो हमने वहाँ देखा है, आज फिर हम उसका उल्लेख करेंगे। और एक और बड़ी बात मानी गई थी कि जो विक्रेता हैं दोनों, एक विक्रेता दूसरे के विक्रेता के प्रतिक्रिया में कोई कार्य नहीं करता है और ये मान के चलता है कि दूसरा विक्रेता जितना उत्पादन कर रहा है वो वैसे ही करता रहेगा। हम या वो दूसरा पहला वाला उत्पादक अपने उत्पादन में जो भी उलटफेर करेगा उसके वो मान के चलेगा कि दूसरा वाला ऐसा कुछ नहीं करेगा। और हम देख चुके हैं कि वास्तव में दूसरा वाला ऐसा करता है। इस नाते कहा जाता है कि उपभोक्ता ये जो विक्रेता है ये थोड़ा नाइव है और इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि वो बुद्धू है, क्योंकि वो देख रहा है कि जब वो अपने निर्णय बदलता, उत्पादन घटाता बढ़ाता है तो दूसरा भी करता है, लेकिन तब भी वो मान के चलता है कि दूसरा वाला ऐसे ही रहेगा, अपने उत्पादन को यथावत रखेगा और इसी मान्यता के तहत वो काम करता है। तो मैं आपको फिर ले चलूँ पार्ट 1 वाले एक चित्र की तरफ, जहाँ हम आपको दिखाएं कि हमने ये चित्र वहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें इस पर मूल्य है, इस पर मांग है और ये जो पी क्यू वक्र है वो सरल रेखा के रूप में है और ये जो है वो बाजार का मांग वक्र है। इस बाजार के मांग वक्र पर हमने कहा था कि उत्पादक जो है अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता, लाभ अधिकतम करने के लिए सीमांत आय शून्य होनी चाहिए। और सीमांत आय इसलिए शून्य होनी चाहिए क्योंकि सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों बराबर होंगी तभी लाभ अधिकतम होगा। मान्यता के अनुरूप सीमांत लागत शून्य है, इस नाते जब सीमांत आय भी शून्य होगी तभी लाभ अधिकतम होगा। इसलिए वो उतना उत्पादन करेगा जिस पर सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों शून्य हों। और मांग वक्र को सरल रेखा के रूप में मानने का एक ये भी कारण था कि सीमांत आय और औसत आय, जिसे हम मांग वक्र कहते हैं, उनके संबंध जब लीनियर होते हैं तो एक खास तरह के संबंध होते हैं और उस संबंध के आधार पर हम जानते हैं कि जब सीमांत आय शून्य होगी तो ऐसा तभी होगा जब कुल मांग का आधा हिस्सा उत्पादक उत्पादित करेगा, क्योंकि सीमांत आय आधार को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा और उसी बिंदु पर सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर होगी। इसलिए कोर्नो के मॉडल में जितने भी उत्पादक संतुलन अपना निर्धारित करेंगे, वो जितना कुल मांग बची हुई है बाजार में अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादन करने के बावजूद, तो नया उत्पादक जो है उसी मांग के आधे हिस्से को वो उत्पादित करता है, तभी उसके लाभ अधिकतम होते हैं। और ये प्रक्रिया हमने वहाँ पीछे देखी हुई है, अभी फिर हम दोहरा देंगे आपको। तो यहाँ पर एक चित्र ये जो बनाया गया था वहाँ, ये मांग वक्र है पी से लेके क्यू तक और इससे संबंधित सीमांत आय का वक्र जो है वो एमआर है। और अभी मान के चला जा रहा है कि बाजार में केवल एक ही उत्पादक पहले उत्पादन प्रारंभ करता है और वैसे स्थिति में वो इस कुल मांग का इस बिंदु पर उत्पादन करेगा जहां उसकी सीमांत आय जो है शून्य है और इसी बिंदु पर सीमांत लागत भी शून्य है। तो वो Q1 उत्पादन जब करेगा तो लाभ अधिकतम होगा। यहाँ MCMR बराबर है और ये Q1 बिंदु वो Q बिंदु के आधे पर है। इस नाते इसका मतलब है कि आधा उत्पादन करेगा, जितनी कुल मांग है OQ बाजार में और OQ1 उत्पादन करेगा। और इसका मतलब कि अब अगर कोई दूसरा उत्पादक उत्पादन करने आएगा तो केवल इतना हिस्सा उसके लिए बचा है Q1 Q और मांग का ये हिस्सा बचा हुआ है R से लेके Q तक। तो अगर 2 उत्पादक हम माने A और B, तो अगर A पहले से ही वो Q1 उत्पादन कर रहा हो तो उसके मांग वक्र का जो हिस्सा या सेगमेंट होगा वो P से लेके R तक होगा और मांग वक्र का जो आगे हिस्सा बचेगा R से Q तक, इस पर B व्यक्ति का ये डिमांड कर्व होगा। ये चित्र वहाँ अच्छी तरह से व्याख्या हमने करी है।
इसी चित्र को एक दूसरे तरह से और दिखा सकते हैं, वो यहाँ आज देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये बाजार का कुल मांग वक्र है P1QT, इस पर क्वांटिटी है, इस पर रेवेन्यू और प्राइस है। वही चीज़ है, जब हम प्राइस कहते हैं तो वो प्राइस होती है, नहीं तो फिर वो औसत आय का वक्र होता है, एवरेज रेवेन्यू का। तो एवरेज रेवेन्यू का वक्र ये है, जो मांग वक्र है P1QT, कुल बाजार मांग वक्र ये है। इस बाजार में अगर मैं ये कहूँ कि आधा उत्पादन उत्पादक करता है ए, तो उसने इस आधे उत्पादन को हम यहाँ से देख सकते हैं कि इतना उत्पादन, आधा उत्पादन ए ने किया है। इस चित्र में इधर का हिस्सा था, इसमें मान गया कि ये आधा उत्पादन किया है। और अगर जब ऐसा हो तो इस बिंदु पर एक हम समानांतर वक्र, मांग वक्र के समानांतर एक रेखा दूसरी खींच दें। तो जो दूसरी रेखा खींचेंगे वो इस तरह से जाके इस वर्टिकल एक्सिस को यहाँ P2 पे काटेगी, और P2, और मैं मान लीजिए यहाँ पर R लिख दूँ, तो P2 से लेके R तक का जो हिस्सा होगा ये मांग वक्र होगा B का। अगर A वाले जितना उत्पादन ये करता है या बाजार की जितनी मांग को वो पूरा करता है, उसको कुल घटाने के बाद जो ये बिंदु आए उस पर एक हम सरल समानांतर रेखा ऐसे खींचते, तो ये जो वक्र होगा, ये जो लाइन होगी, ये उत्पादक, दूसरे उत्पादक बी का मांग वक्र होगा। जैसे यहाँ पर ये मांग वक्र है, ये R से लेके Q तक, बिल्कुल यही हिस्सा R Q1 Q जो है वो यही हिस्सा है P20 R, बिल्कुल ये। तो इस तरह से इस चित्र के माध्यम से भी अगर बाजार का कुल मांग वक्र पता हो और ए व्यक्ति द्वारा या ये उत्पादक द्वारा जितना उत्पादन किया जाता हो, और जाहिर है पहले किया जाएगा तो कुल उत्पादन का आधा होगा, तो इस आधे बिंदु से अगर हम एक रेखा खींच दें तो ये हमारा कुल ये मांग वक्र होगा बी उत्पादक के लिए। और अगर उसका उत्पादक का ये मांग वक्र है तो वो उत्पादन वहाँ करेगा जहाँ उसकी सीमांत आय शून्य होगी, क्योंकि MC बराबर MR तभी होगा। तो अगर हमें इस वक्र का P2 से R का वक्र का अगर हम सीमांत आय वक्र खींचें तो ये MR होगा और ये B का होगा, और ये यहाँ से O से लेके R तक के बीचों बीच काटेगा। तो इस प्रकार अगर हम बता दें तो इस बिंदु पर वो उत्पादन करेगा, अर्थात उत्पादन होगा O से लेके यहाँ तक। मान लीजिए मैं लिख दूँ S, तो B व्यक्ति जो है वो उत्पादन करेगा OS, A व्यक्ति उत्पादन करेगा RQT। और जो कूर्नो की मान्यता है कि सभी उत्पादक अपने मांग वक्र पर सीमांत आय को शून्य करके ये देखने का प्रयास करेंगे कि कितना उत्पादन किया जाए, और जहाँ पर MR एवं MC 0 होगी उस उत्पादन स्तर पर उनका लाभ अधिकतम होगा। A के लिए उत्पादन का स्तर है R, और R से लेकर QT तक उसका उत्पादन है, और जो आधा उत्पादन बचेगा इसमें से आधा उत्पादन OS जो है B करेगा। तो ये 1/2 उत्पादन कुल का A करेगा, और इस आधे का आधा अर्थात 1/4 उत्पादन B करेगा। और इस प्रकार से बाजार मांग वक्र के आधार पर दोनों उत्पादकों के उत्पादन की मात्राओं को देखा जा सकता है। तो मांग वक्र के किसी भी स्तर पर दोनों उत्पादकों के अगर एक का उत्पादन निर्धारित हो तो दूसरे का उत्पादन निकाला जा सकता है, और इस प्रकार से मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर दोनों विक्रेताओं के उन उत्पादन के स्तरों को ज्ञात किया जा सकता है जिन पर उनके लाभ अधिकतम होंगे। तो अब हमें ये पता करना है कि जो बाजार की स्थिति है और जिसमें केवल 2 ही उत्पादक हैं, वे किस प्रकार से अपने संतुलन का उत्पादन करते हैं संस्थित में। और संस्थित उत्पादन का मतलब ये हुआ कि दोनों उत्पादन उतना उत्पादन करेंगे जितना उत्पादन करने से दोनों के लाभ अधिकतम होंगे, और जो बाजार की मांग है उसको पूरा करने के लिए ये दोनों प्रयास करेंगे और उतना उत्पादन करेंगे जिस पर उनके लाभ अधिकतम होंगे। उस लाभ को अधिकतम स्थिति को देखते हुए ये दोनों उत्पादन करेंगे, तो जाहिर है कि दोनों के उत्पादन उतने होंगे जिस पर उन दोनों के लाभ अधिकतम होंगे। तो अब कितना कितना उत्पादन ये करेगा, कितना बी करेगा, वो जो है कैसे तय हो। तो
पिछले वीडियो को आप पढ़िएगा और डिस्क्रिप्शन में निश्चित तौर पर जाइएगा, नीचे जहाँ हमने लिखा हुआ है वहाँ बताने का प्रयास किया है कि जब केवल ए आएगा तो वो कुल उत्पादन का आधा अर्थात 1/2 करेगा उत्पादन, जैसे इस चित्र में हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा उत्पादक जो है, क्योंकि आधा उत्पादन ए कर चुका है तो आधा जो बचा है उसमें से का आधा उत्पादन करेगा, अर्थात 1 में से आधा घटा देंगे 1/2, तो जो बचेगा 1/2 उसका आधा उत्पादन करेगा, तब उसका लाभ अधिकतम होगा। क्योंकि मांग वक्र लीनियर होने के नाते सीमांत आय वक्र मांग वक्र के आधे हिस्से पर उत्पादन मांग को जब बराबर करेगा वहीं सीमांत आय शून्य होगी। तो ऐसा ए के बारे में होगा, बी के बारे में होगा। तो यहाँ जरा एक बार मैं ध्यान दिला दूँ, डिस्क्रिप्शन में वहाँ ये डिटेल लिखा हुआ है, ये स्थिति है और ये प्रक्रिया मैंने आपको वहाँ समझाने का प्रयास किया है कि पहले ये उत्पादक आता है और 1/2 उत्पादन करता है, और 1/2 जब उत्पादन करता है तो वैसे स्थिति में मूल्य वो तय हो जाएगा। जैसे इस स्थिति में अगर आप देखें कि जब उत्पादन OQ1 करेगा तो इस पर ये मांग वक्र के द्वारा जो मूल्य निर्धारित होगा वो होगा Q1R, और इस मूल्य पर वो अपनी वस्तु को बेचेगा जब अकेला उत्पादन कर रहा है तब। अगली बार और इस पर उसका लाभ अधिकतम होगा। अगली बार जब बी उत्पादक आएगा तो आधा उत्पादन जो बचा हुआ है इतना, इसमें से वो आधा उत्पादन करेगा। तो और यहाँ अगर मांग वक्र को आप देखें तो बी का मांग वक्र ये है, सीमांत आय का वक्र ये है, और इस बिंदु पर उत्पादन होगा, यहीं पर सीमांत लागत शून्य होगी, सीमांत आय शून्य होगी, और उत्पादन Q1 Q2 होगा बी का। और इस चित्र में इतना है, मतलब इस आधे हिस्से का आधा, यहाँ भी आधे हिस्से का आधा, इसमें ये चित्र इधर आ गया है, इसमें ये चित्र इधर गया बी का शेयर, तो 1/4 ये उत्पादन करेगा। और अब क्या होगा, आधा उत्पादन किया ए ने, 1/4 उत्पादन किया बी ने, कुल मांग का 3/4 हिस्सा बाजार में आ गया। जब 1/2 आया था ए द्वारा तो मूल्य था ये Q1 से लेकर R तक, लेकिन अब जब पूर्ति बढ़ गई तो जाहिर है कि मूल्य गिर जाएगा। तो जाहिर मूल्य जब गिरेगा तो ए का जो फायदा हो रहा था वो घट जाएगा, अर्थात उसके लाभ घटेंगे। और जब ए के लाभ घटेंगे तब ये सोचेगा लाभ बढ़े कैसे, तो लाभ तो तभी बढ़ेगा जब मूल्य बढ़े, और मूल्य तभी बढ़ेगा जब उत्पादन गिरे। इस नाते ए अपना उत्पादन कुछ घटाने का प्रयास करेगा, और ऐसा जब वो करेगा तो ये सोचेगा कि बी जो है वो अपने उत्पादन को यथावत रखेगा, वो कोई परिवर्तन अपने उत्पादन में नहीं करेगा। इस प्रकार से इनका निर्णय स्वतंत्र होता है, और कूर्नो मॉडल में दोनों जो उत्पादक होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट नहीं होते, एक के निर्णय का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसके प्रतिक्रिया में कोई काम नहीं करते, और ये मान के चलते हैं कि वे जो निर्णय ले रहे हैं दूसरा अपने निर्णय को बदलेगा नहीं, अर्थात ए जब अपना उत्पादन घटाएगा तो बी अपने उत्पादन यथावत करता रहेगा। लेकिन अब ए जो अगले चरण में उत्पादन करेगा तो अब उसको ये देखना है कि बी ने कितना उत्पादन किया है, तो 1/4 किया है, तो कुल में से 1/4 घटा देगा, बचेगा 3/4, और इस 3/4 का आधा उत्पादन करेगा तब लाभ अधिकतम होगा। तो 3/4 का आधा जब उत्पादन करेगा तो ये हिस्सा इसका आएगा, यहाँ देख लीजिए बी का शेयर क्या होगा, 1 में से आधा घटाया तो 1/4 होगा, उसका आधा करेगा। तो अगले चरण में ए क्या करेगा, 1 में से 1/4 घटा देगा, 3/4 बचेगा, उसमें उसका भी आधा करेगा तो 3/8 आएगा, अर्थात कुल उत्पादन का अब वो 3/8 उत्पादन करेगा। 3/8 उत्पादन किया, पहले क्या करता था 1/2 अर्थात 4/8 करता था, उसने उत्पादन गिरा दिया। अब जब उत्पादन गिर जाएगा तो मूल्य बढ़ जाएगा, और जब मूल्य बढ़ेगा तो बी सोचेगा कि अब मूल्य बढ़ गया है तो मैं भी अगर उत्पादन बढ़ा दूं तो मुझे थोड़ा फायदा और बढ़ जाएगा। इस नाते बी अब उत्पादन बढ़ाएगा, ये सोच के कि ए अपने वैसे जितना उत्पादन कर रहा उतने करेगा। तो अब ये जब उत्पादन करना है तो ये कुल उत्पादन में से ए का हिस्सा घटा देगा, जो बचेगा उसका आधा उत्पादन करेगा। तो अगले चरण में बी क्या करेगा, 1 में से 3/8 घटा देगा, 5/8 आएगा, और उसका आधा करेगा तो 5/16 आएगा। तो कुल उत्पादन का वो 5/16 उत्पादन करेगा। पहले 1/4 करता था, 4/16, अब 5/16 का हिस्सा करेगा तो बढ़ गया। तो बी का उत्पादन बढ़ रहा है, ए का उत्पादन घट रहा है। बी के उत्पादन बढ़ने से
फिर मूल्य थोड़ा डाउन होगा। तो ये सोचेगा कि फिर लाओ अपना उत्पादन गिराएं तो मूल्य और बढ़ जाए। तो ऐसा करने के लिए फिर वो कुल उत्पादन में से ए का हिस्सा, बी का हिस्सा घटा के और उसका आधा उत्पादन करेगा, तब लाभ अधिकतम होगा। तो अगले चरण में देखो ए क्या करेगा, 1 में से 5/16 घटा देगा तो 11/16 बचेगा, उसका आधा कर देगा तो 11/32 हो जाएगा। तो अब कुल उत्पादन का ये 11/32 उत्पादन करेगा। और जब इतना उत्पादन करेगा तो ए फिर इसकी क्या करेगा कि 1 में से 11/32 घटा देगा और उसका आधा उत्पादन करेगा, तो ये हिस्सा आ जाएगा 21/64। ध्यान करिए 21/64, अगर मैं 22/64 कर दूं तो ये 11/32 है, ये 22/64 है, तो ये भी 11/32 ही हो गया। और अगले चरण में थोड़ा सा और एडजस्टमेंट होगा तो ये 11/33 हो जाएगा और दोनों के हिस्से 1/1 हो जाएंगे। अर्थात कुल उत्पादन में 1/3 हिस्सा ए उत्पादित करेगा, 1/3 हिस्सा बी उत्पादित करेगा। बी के उत्पादन घटाने से मूल्य बढ़ता है, ए के और बी के उत्पादन बढ़ाने से मूल्य गिरता है। और दोनों से प्रक्रिया में ये होगा कि मूल्य पहले की तुलना में जो बी का मूल्य था उससे 1/4 जब उत्पादन कर रहा था और वो आधा कर रहे तो वैसे स्थिति में मूल्य गिर जाता है। जब ये अकेले था ए तो ज़्यादा मूल्य था, अब की बार दोनों के बीच में कहीं मूल्य निर्धारित हो जाएगा। उस वीडियो में वो चित्र बनाया गया है, लेकिन और इस प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा होगा। लेकिन उन चित्रों में संतुलन की स्थिति को कैसे निर्धारित हुआ ये प्रोसेस बताया गया, जो ट्रायल एरर वाला प्रोसेस है, जो ए और बी की उत्पादन की निर्णय लेते हैं कूर्नो के मान्यताओं के अंतर्गत, उसके संदर्भ में ये हमने इस प्रक्रिया का वहाँ उल्लेख किया है। तो ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे थोड़ा और विस्तार में समझा के बताया गया है। तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि इस प्रक्रिया के माध्यम से दोनों एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाएंगे जब दोनों का उत्पादन बराबर हो जाएगा और दोनों एक ही कीमत पर अपनी वस्तुएं बेचेंगे। ये संतुलन की स्थिति होगी। और उस संतुलन की स्थिति को एक दूसरे तरीके से समझाया जा सकता है, वो चित्र यहाँ पर है। जो आज हमें चित्र द्वारा संतुलन या संस्थिति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कूर्नो के इन सारी मान्यताओं या सारे विश्लेषण के बाद हम उनको संक्षिप्त दूसरे रूप से कर सकते हैं। कूर्नो के बाद इस मॉडल में तमाम मॉडल और जुड़े हैं, तो उनकी चर्चा आगे आएगी। यहाँ इसके पहले एक वीडियो और हमने डाला है जिसमें स्वीजी मॉडल की चर्चा की गई है, जो थोड़ा पहले स्थिति में समझने में आसान होता है, इस नाते हमने पहले उसको रखा है। फिर कूर्नो को हमने यहाँ पढ़ने का प्रयास किया है। आगे बर्ट्रैंड के मॉडल पढ़ेंगे, आगे और 2-3 और मॉडल हैं, वो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन सब में ये क्रमवार इनकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो उन्हीं मॉडलों में से एक वक्र की अवधारणा को हम लेके आए हैं, जिसको कहा जाता है रिएक्शन कर्व, प्रतिक्रिया वक्र। आपको ध्यान दिला दें कि कूर्नो ने तो मान लिया कि दोनों स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, कोई असर नहीं पड़ता। स्वीजी के मॉडल में हमने देखा है कि जब एक व्यक्ति मूल्य गिराता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसको देख के मूल्य को गिराता है, बढ़ाता है और उसकी क्रिया प्रतिक्रिया में काम करते हैं। और ऐसे आगे मॉडलों में भी हम देखेंगे। और जिस रूप में, तो वहाँ से क्योंकि ये चित्र लाया गया है, इस नाते इसका नाम रिएक्शन कर्व है, प्रतिक्रिया वक्र है। लेकिन जो कूर्नो मॉडल में प्रतिक्रिया होती है वो इस तरह की होती है, जहाँ पर स्वतंत्र निर्णय होते हैं, लेकिन एक के निर्णय का प्रभाव दूसरे पर दिखता है, लेकिन उसके कारण कोई दूसरा अपने उत्पादनों में या निर्णयों में परिवर्तन नहीं करता है। इस नाते हम इसको इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं। जो रिएक्शन कर्व होते हैं, प्रतिक्रिया वक्र, ये प्रतिक्रिया वक्र एक ऐसे वक्र होते हैं जो उन बिंदुओं को मिला के बनते हैं जिन बिंदुओं पर दोनों विक्रेताओं के उत्पादन के जो स्तर हैं जितने होते हैं, उन पर दोनों के लाभ अधिकतम होते हैं।
अर्थात ये एक ऐसा वक्र है जो द्वयाधिकार के अंतर्गत, द्वयाधिकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो ही उत्पादक हैं और चित्र को हम दो ही उत्पादकों के माध्यम से बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि दोनों उत्पादक द्वारा उत्पादित उत्पादन के विभिन्न संयोग हैं। विभिन्न संयोग का मतलब है ए द्वारा कुछ, बी द्वारा कुछ। अगले चरण में ए ने कुछ कम कर दिया, बी ने कुछ बढ़ा दिया, बी ने कुछ घटा दिया, ए ने बढ़ा दिया। इस तरह के ढेर सारे संयोग इनके दिखाए जा सकते हैं। और ये जो विभिन्न संयोग हैं उन सभी संयोगों पर दोनों विक्रेताओं के लाभ अधिकतम होंगे। अगर इन बिंदुओं को मिलाएं हम तो कोई एक वक्र बनेगा। इसको हम रिएक्शन कर्व कहते हैं। क्योंकि कूर्नो मॉडल में मांग वक्र सरल रेखा के रूप में माना गया है, इसलिए ये रिएक्शन कर्व भी सरल रेखा के रूप में ही आता है। क्योंकि बिक्री की मात्रा दोनों विक्रेताओं द्वारा जो की जाएगी वो उन्हीं सरल मांग वक्र के आधार पर निर्धारित होंगे। जैसा पीछे हमने एक दो बिंदु निर्धारित करने का प्रयास किया कि इस चित्र में इतना करेगा ए और इतना करेगा बी, और तो अगर हम इन दोनों बिंदुओं का एक बिंदु बना दें और एक पर ए के शेयर और दूसरे पर बी के उत्पादन को दिखाएं तो एक बिंदु कोई भी हम बीच में डालेंगे तो दोनों विक्रेताओं द्वारा उत्पादित वस्तु के एक संयोग को दिखाएगा, जिसमें एक कुछ मात्रा ए द्वारा उत्पादित होगी और दूसरी तरफ बी द्वारा मात्रा उत्पादित होगी। तो रिएक्शन कर्व में जो वक्र होगा उसमें हम एक और दिखाएंगे फर्म बीज आउटपुट, एक और दिखाएंगे फर्म एज आउटपुट। ए कितना उत्पादन करता है, बी कितना उत्पादन करता है। और ये जो उत्पादन का स्तर होगा उस पर दोनों के लाभ अधिकतम होंगे। तो इस वक्र पर हमको ये संस्थिति कहाँ निर्धारित होगी? संस्थिति वहीं निर्धारित होगी जहाँ पर ए उत्पादन करे जितना उस पर ए का लाभ अधिकतम हो जाए, बी जितना उत्पादन करे उसका बी का भी लाभ अधिकतम हो जाए, अर्थात संतुलन स्तर पर दोनों के लाभ अधिकतम हो। जैसे यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया था कि जब कुल उत्पादन का 1/3 हिस्सा ए उत्पादित करेगा और कुल उत्पादन का 1/3 हिस्सा बी उत्पादित करेगा तो दोनों उत्पादकों के लाभ अधिकतम होंगे। और इस नाते दोनों चाहेंगे कि इतना उत्पादन करें। जब तक ऐसा नहीं हुआ था तब तक ये अपने उत्पादन को घटाता रहा, बी अपने उत्पादन को बढ़ाता रहा, और घटते बढ़ते इस एडजस्टमेंट में दोनों एक ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां पर दोनों के लाभ अधिकतम हो गए। और जब अधिकतम हो गए तो अब वो आगे उत्पादन में कमी बेसी नहीं करेंगे और संतुलन की स्थिति में होंगे। तो उस संतुलन की स्थिति को हम रिएक्शन कर्व के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, उत्पादन बाजार का कितना है, कुल जितना उत्पादन है उसी को बी और ए से द्वारा उत्पादित किया जाना है। एक परिस्थिति ये हो सकती है जिसमें संपूर्ण उत्पादन ए करे, एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसमें संपूर्ण उत्पादन बी करे, और दोनों उत्पादन, संपूर्ण उत्पादन जो बाजार का है चाहे ए करे चाहे बी करे दोनों एक ही होंगे, मतलब बराबर होंगे। लेकिन ए का उत्पादन इस अक्ष पर है, बी का उत्पादन इस अक्ष पर है, तो ए अक्ष पर जो दूरी होगी कुल उत्पादन की वही दूरी बी अक्ष पर भी होगी। तो यहाँ पर कहा गया कि बाजार का कुल उत्पाद मांग जो है वो अगर QT हो तो वही QT यहाँ भी लिखी हुई है। अगर ए उत्पादित करेगा तो O से QT तक, अगर बी उत्पादित करेगा तो O से QT तक। लेकिन जब बी उत्पादित करेगा तो ए का उत्पादन शून्य होगा, जब ए उत्पादन करेगा तो बी का उत्पादन शून्य होगा, अगर संपूर्ण उत्पादन केवल एक ही उत्पादक उत्पादित करे तो। पीछे हम लोग इस चित्र के माध्यम से देख चुके हैं कि ये कुल उत्पादन है OQ, और जब OQ उत्पादन होगा तो वैसे स्थिति में मूल्य होगा शून्य, और मूल्य शून्य होने पर द्वयाधिकार में, एकाधिकार में, अपूर्ण प्रतियोगिता में कोई उत्पादक उत्पादन नहीं करेगा क्योंकि इस पर उसका लाभ अधिकतम नहीं होगा। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियों में ऐसा हो सकता है। तो इस स्थिति में चित्र में हम भले उस चीज को बनाएंगे कि कुल उत्पादन इतना, अगर ए करे तो हम इस बिंदु पर होंगे, अगर बी करे तो हम इस बिंदु पर होंगे। तो इस प्रकार से अगर हम ए की स्थिति को देखें तो कुल उत्पादन कितना है, OQT, यहाँ O से लेकर QT तक ये ए अगर उत्पादित करे
तो बी का उत्पादन होगा 0। लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो वास्तव में अधिकतम क्यों कितना उत्पादन, अधिकतम ए कितना उत्पादन कर सकता है अगर शुरू शुरू में ए उत्पादित करे तो हमने देखा है कि वो कुल मांग का आधा ही उत्पादित करेगा, क्योंकि आधे पर ही उसका लाभ अधिकतम होगा। उससे ज़्यादा पर लाभ घट जाएगा तो उससे आगे वो बढ़ेगा नहीं। तो और कुल का आधा कितना होगा, क्यू टी से लेके ओ तक का ये हिस्सा जो बीच का है, जिसे हम क्यू एम लिख रहे हैं, तो ये इतनी मांग को वो पूरा करेगा। तो जो करेगा वो ये है, जो अधिकतम कर सकता वो ये है। और दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो ये जो है ये बी का रिएक्शन कर्व होगा, बी का प्रतिक्रिया वक्र होगा, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि बी जो है वो जब ओ क्यू एम उत्पादन करेगा इस हिस्से का आधा, तो उसका लाभ सर्वाधिक होगा। पीछे हम देख चुके हैं इस बिंदु पर ए का लाभ अधिक था, इस बिंदु पर क्योंकि इस पर बी का आउटपुट दिखाया गया, इस नाते बी का लाभ अधिकतम होगा। और कुल उत्पादन बी जो है जब इतना कर सकता है, जब ए का उत्पादन 0 होगा, तो इसका रिएक्शन कर्व जो है क्यू एम क्यू टी होगा बी का रिएक्शन कर्व। और यही काम अगर ए करता, वैसी स्थिति में ए कुल उत्पादन का ए जो है वो आधा हिस्सा, इसको भी क्यू में लिखा हुआ है आधा हिस्सा है, इतना उत्पादित करता और इसका लाभ अधिकतम होगा, इसके आगे वो नहीं जाएगा। तो और अगर पूरा उत्पादन करता तो इतना करता, और दोनों को मिला दें तो ये इसका रिएक्शन का कर्व है, जिसके किसी बिंदु पर वो उत्पादन कर सकता है, लेकिन करेगा वहीं जहां उसका लाभ अधिकतम होगा। और हमें ध्यान रखना है कि दोनों के लाभ अधिकतम होने चाहिए। हो सकता है कि ए के किसी बिंदु को हम यहाँ लें और बी का लाभ उस पर अधिकतम न हो, तो ऐसे स्थिति में तो ये क्या है, ये जो है फर्म ए का रिएक्शन कर्व है, जो ए और बी के ऐसे वस्तु ए और बी के उन शेयरों को प्रतिबिंबित करता है, उन संयोगों को जिस पर ए का लाभ अधिकतम है। और ये जो बी का है इस पर बी के लाभ अधिकतम है। लेकिन दोनों के लाभ जहाँ कहाँ अधिकतम होंगे, ऐसी स्थिति में अगर इन दोनों वक्रों के कटान बिंदु को हम देखें, ई बिंदु पर दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बी ई ऐसा बिंदु होगा जिस बिंदु पर ए का जो रिएक्शन कर्व है वो बता रहा है कि इस बिंदु पर ए का लाभ अधिकतम होगा, और इसी बिंदु से बी का भी प्रतिक्रिया वक्र गुजरता है, इस नाते बी का भी लाभ अधिकतम होगा। तो हमें देखना होगा कि ये लाभ दोनों का अधिकतम होंगे तो उत्पादन कितना करेंगे। वैसी स्थिति में ए के रिएक्शन कर्व से ये हमें पता चल रहा है कि ए जो है वो रिएक्शन कर्व है ए, और इस बिंदु पर इस पर हमने ए का आउटपुट दिखाया है, तो ई बिंदु से जब हम इस पर सरल रेखा लंबवत खींचेंगे तो ये क्यू आएगा यहाँ पर, अर्थात ए उत्पादन करेगा ओ क्यू ए इस बिंदु पर। और इसी बिंदु पर अगर बी को हम देखें तो बी का हिस्सा इधर दिखाया गया है, इस नाते बी का जो रिएक्शन कर्व है ये इससे ई बिंदु पर जब इधर आप खींचेंगे तो ये क्यू बी आएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक बी उत्पादन करेगा तो बी का लाभ अधिकतम होगा, यहाँ से यहाँ तक ए उत्पादन करेगा तो ए का अधिकतम होगा। इस नाते दोनों के लिए ये बेहतर स्थिति होगी कि ए जो है ओ क्यू ए उत्पादन करे और बी ओ क्यू बी उत्पादन करे, और ऐसी स्थिति में दोनों के लाभ अधिकतम होंगे और दोनों के लिए इतना उत्पादन करना वांछनीय होगा। और अगर इस उदाहरण की तरफ हम ध्यान दें, क्योंकि हम तो कूर्नो मॉडल ही पढ़ रहे हैं और कूर्नो मॉडल में जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के तहत संक्षिप्त में दोनों के हिस्से 1/3 1/3 होंगे। और वैसी स्थिति में अगर ये चित्र तो नाप के हमने भी बनाए हैं, पूरे का आधा पूरे का आधा, और वैसी स्थिति में अगर आप देखें तो इस हिस्से को हम पाएं तो ये वास्तव में इसका 1/3 है। इस हिस्से को देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा। तो एक तरह से जिस तरह से दोनों के उत्पादन निर्धारित हो रहे हैं और जिस तरह से रिएक्शन कर्व के माध्यम से हमने देखा कि इन पर दोनों के लाभ अधिकतम हो रहे हैं, उस हिसाब से दोनों को इतना उतना उत्पादन करेंगे तो ये लाभ अधिकतम होगा। और संस्थिति की स्थिति को हम इस रिएक्शन कर्व के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं।
अगर हम ये दिखाने का प्रयास करें कि अगर यहाँ से हट के कहीं और जाएं तो जाहिर है कि वहाँ पर हम देखेंगे कि लाभ किसका अधिकतम किसका नहीं है। उस स्थिति में एक यहाँ देख सकते हैं, अगर बी जो है वो उत्पादन ओ क्यू बी न करके घटा दे, ओ क्यू टू कर दे, वैसी स्थिति में अगर हम ए के रिएक्शन कर्व को देखें तो इसका मतलब यह है कि ए को इतने उत्पादन पर लाभ अधिक, जब बी उत्पादन करेगा ओ क्यू तो ए का लाभ उसके रिएक्शन कर्व से इस बिंदु पर अधिकतम होगा जब उत्पादन होगा ओ क्यू एक्स। लेकिन उत्पादन कितना कर रहा है वो यहाँ पे आएगा, बी का रिएक्शन कर्व जो है वो यहाँ से दिखा रहा है कि ए का उत्पादन जब बी उतना उत्पादन करेगा तो ए का उत्पादन जो है वो इतना होगा ओ क्यू वन। जाहिर है कि इस पर लाभ की स्थितियाँ जो हैं दोनों के अनुकूल नहीं होगी, इस नाते ये संसित का बिंदु नहीं होगा। तो संसित का बिंदु केवल वही होगा जहाँ पर दोनों के रिएक्शन कर्व एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे और उनके द्वारा जो निर्धारित मात्राएं हैं उन मात्राओं पर दोनों के लाभ अधिकतम होंगे। तो आज के इस वीडियो का मेरा जो उद्देश्य ये था कि हम इस रिएक्शन कर्व के माध्यम से भी इस संस्थिति को समझा लें। वैसे तो हमने इस प्रक्रिया के माध्यम से उसको जानने का प्रयास किया है और इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको इस मॉडल को समझने में और सुविधा मिलेगी और अच्छी तरह इसको समझेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना बेहतर तरीके से आप कूर्नो का मॉडल समझ लेंगे उतना ही बेहतर आगे आने वाले 3-4 जो मॉडल हैं उनको भी आप समझ पाएंगे। इस नाते ये हमारा बेस है, इसको हमें बड़ी अच्छी तरह समझना है। हम किसी अन्य वीडियो में इसकी मैथमेटिकल व्याख्या समीकरणों के माध्यम से भी प्रस्तुत करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि जब सीमांत लागतें शून्य हैं जैसा कि कूर्नो ने माना है तो भी ये मॉडल सही है। अगर सीमांत लागत धनात्मक हो तब भी ये मॉडल सही है, अगर 2 उत्पादक हों तब भी ये मॉडल सही है और 2 से ज़्यादा उत्पादक हो जाएंगे, ओलिगोपोली की स्थिति होगी, तब ये भी मॉडल सही है। तो आज का वीडियो यहीं हम समाप्त कर रहे हैं और आशा करते हैं कि दोनों वीडियो को अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे और इस मॉडल को समझेंगे ताकि आगे के और मॉडल समझने में हमें आसानी हो। धन्यवाद।